नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज भी आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास आपका 11th नहीं, आपका 12th क्लास का पढ़ाई है। 12th क्लास का आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ाई हो रहा है। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत पाठ है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा आपका लिखा गया है और हिंदी के क्लास का आज आपका पहला डे है। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट का यहाँ इस कोचिंग के और इससे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का तैयारी बच्चों को कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें कि जैसा भी कोई दोस्त हो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी तरह से अपना पढ़ाई बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। मैं फिर से आप सभी को बताते चलूं कि आज आप सभी का हिंदी का फर्स्ट डे है और आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। वैसे ऑफलाइन बैच में जो भी बच्चे का पढ़ाई 12th क्लास का हो चुका है हिंदी का, ठीक है, तो आज से आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा 12th क्लास का। बाकी क्लास का भी आपको क्लास ऑनलाइन क्लास चलते आ रहा है और इसके साथ ही बाकी आपको सब्जेक्ट का भी ऑनलाइन क्लास चलते आ रहा है। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे इसी तरह जुड़ते रहिए और बाकी सब बच्चों को भी जुड़ने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए, आज का नया टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो चुका है जो आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जो बातचीत है। इसमें आप सभी को यह बताया कि किस प्रकार एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रहता है। वो क्वेश्चन आपको इस कोचिंग के माध्यम से और खासकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। चलिए, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए और वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक निकालते रहिए और उसको क्या करना है कि आपको नोटबुक में नोट करते रहना है और उसको लिखते चलना है। चलिए देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको लिख कर आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी इसी तरह पढ़ाया गया है और हम सोच रहे हैं कि आज से आप सभी की एक यूनिक पढ़ाई हो जैसा कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं तो स्टैंडर्ड बातें आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन के माध्यम से भी बना के लिख सकते हैं कि हाँ बातचीत पाठ के लेखक कौन है ऐसे हो। ठीक है, तो उसको खाली समझना है आपको। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो बातचीत पाठ के लेखक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। इसको हमेशा याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का है कि इस चैप्टर के लेखक हैं। उसी के माध्यम से उनके जीवनी के बारे में हम पहले आप सभी को बताएंगे। ठीक है, उनके जीवनी के बारे में आपको। चलिए, ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इस पर आप हमसे कभी भी बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए भी संपर्क करें। मैं अपना नोट्स के बारे में क्या बताऊं, हमारा जो भी विशेषता अपने बच्चों से पूछ लीजिए, जो भी आपके आसपास में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक है, जो इस ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा नोट्स हर एक साल जितने भी यहाँ पे कोचिंग संस्था है उनसे हर एक साल क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में लड़ता है 100%। अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सब कोई बोलता है लेकिन लड़ता नहीं है, तो मैं अपने नोट्स के बारे में आपको क्या बताऊं, हर एक साल नोट्स यहाँ से लड़ता है। ठीक है, और इस साल भी लड़ेगा। ठीक है, 100% लड़ेगा, नहीं तो पैसा आपका वापस करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा दावा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझिए कि बातचीत पाठ क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ इस चैप्टर के बारे में आप तुम क्या क्या जानते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उनसे बोलिएगा कि इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी ने हम सभी को बातचीत करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस प्रकार हम सभी को बातचीत करना चाहिए, किस प्रकार हम सभी को बातचीत नहीं करना चाहिए, किस प्रकार हमें बड़ों से बात करना चाहिए, किस प्रकार हमें छोटों से बातचीत करना चाहिए। इसके अलावा हम सभी कैसे बातचीत को अपने भविष्य के नाते हम लोग जोड़ सकते हैं और कैसे हम लोग भविष्य का आपका नाम कमा सकते हैं और किस प्रकार हम लोग बातचीत करेंगे कि दूसरे को मन उत्साहित हो जाए और हमसे बातचीत करने के लिए विचलित हो जाए। ठीक है, ये सब बात इस चैप्टर में बताने की कोशिश किया गया। चलिए देखिए, सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी को तो बखूबी मालूम हो कि जीवनी क्या होता है। ठीक, जीवनी पता होना चाहिए कि जीवनी क्या होता है। किसी भी महापुरुष का या किसी भी व्यक्ति के उनके बारे में पूरा लिख देना। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जॉब के लिए या शादी के लिए
हम सभी क्या करते हैं कि अपने बायोडाटा उस लड़के के या उस लड़की के पास भेजते हैं, उसके गार्जियन के पास। ठीक है, तो समझिए कि बस वही आपको इनके भी जीवनी के बारे में आपको बताया जाएगा, जीवनी क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इनका जन्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, जन्म, अब इसे नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि देखिए आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड बात ही आपको जानना जरूरी है, इसलिए आपको ऐसे लिखा। तो अब ऐसे भी लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऐसे क्या कि यूनिक लगेगा। आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं तो यूनिक पढ़िए और यूनिक को देखिए ध्यान से। ठीक है, जैसे देखिए इनके जन्म के बारे में आपको बताऊं कि 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका क्या हुआ कि जन्म हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो इस कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना आपको 23 जून 1844 ईस्वी को। ये हमने समझ लिया। अब इससे भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ साल भी पूछता है एग्जाम में, और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ साल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि हाँ जैसे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में दे देगा सिर्फ ईस्वी दे देगा आपका। ठीक है, यानी कि किस साल में हुआ था वो दे देगा, तो 1844 ईस्वी में, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हुआ कहाँ था जन्म। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जन्म स्थान या निवास स्थान में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ठीक, तो इनका जन्म स्थान हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। देखिए समझिए ध्यान से, इनका क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कहाँ है या जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा याद रखना है, या तो कभी राज्य का नाम पूछ देगा या उस राज्य के प्रांत का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ है, याद रखें कि इनका जन्म स्थान आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला यानी कि इलाहाबाद में स्थित है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, इलाहाबाद उसका कहा कि एक प्रांत का नाम है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इनके माता पिता का क्या नाम था, माता पिता। क्या आप कभी जानते हैं ठीक कि यहाँ पे माता पिता ही क्यों पहले लिखा रहता है। ठीक, यानी कि माता ही पहले क्यों लिखा रहता है, पिता क्यों नहीं लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कैसे तो बोल सकते हैं कि पिता माता, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। तो देखिए ऐसा इसलिए नहीं बोला जा सकता है और ऐसा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि माँ की जो भूमिका होती है वो पिता के भूमिका से अहम होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माँ जिस बच्चों को जन्म देती है तो अपने गर्भ में उसको 9 माह अपने बहुत ही गर्भ में मुश्किल से क्या करती है कि उसको अपने गर्भ में पालती है उस बच्चे को। फिर इसके बाद क्या होती है कि 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। ठीक है, तो इसके वजह से आपको क्या होता है कि माँ का स्थान पहले आता है और पिता का स्थान आपको बाद में आता है। हम ये नहीं करें कि पिता का स्थान इस दुनिया में नहीं, पिता और माता दो का है कि जिंदगी के 2 स्तंभ होते हैं। अगर इनमें से किन्हीं का एक अगर नहीं है तो समझ ली कि वो दुनिया उनकी बेकार है। तो इसलिए अपने माँ बाप को क्या कीजिए कि हमेशा इज्जत करे, हमेशा सेहत का उनका ध्यान रखे और कोई ऐसा गलत काम ना करे जिसके माध्यम से उनका क्या हो कि सर हमेशा के लिए झुक जाए। वैसा काम कीजिए कि उनका सर हमेशा के लिए ऊपर उठे। ठीक है, दुनिया में सब कोई इंसान क्या होते हैं, किसी न किसी से गलती हो जाता है, तो उस गलती को पछता कर ही आगे बढ़ना और अपने माँ बाप का सम्मान करना, इज्जत करना ही क्या होता है कि वास्तविक जीवन होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखिए, इनके माता का नाम हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इनका माता का नाम क्या था, तो हमेशा याद रखना इनका माता का नाम पार्वती देवी था। पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम आपका था बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए एग्जाम में और
किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। और हमने जब ये बच्चों को टेस्ट लिया था तो ऐसा ही नाम यूनिक दिया था कि बच्चा कंफ्यूजिंग कर दिया था। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट हमेशा याद रखना है कि इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनके माता का नाम था आपका पार्वती देवी। इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, आगे देखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, हमेशा याद रखना है। हम यहाँ पे लिख देते थे कि पिता जो थे एक व्यापारी थे, हमेशा याद रखना। क्या थे? व्यापारी, यानी कि बिजनेसमैन थे, याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे बेनी प्रसाद भट्ट जी, वो क्या थे? तो व्यापारी थे, हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन थे एक प्रकार के। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट की जो अध्ययन की रुचि जो थी, यानी कि पढ़ने का इच्छा, ठीक, और उनके बारे में बताने की कोशिश किसने किया था? ठीक है, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उनकी माँ ने किया था। ठीक है, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में इनके या उनके मन में अध्ययन की रुचि, अध्ययन की रुचि और अध्ययन की रुचि और लालसा किसने दिया था? तो याद रखना है उनकी माँ ने, यानी कि उनकी माँ ने उनको बहुत समझाया। ठीक है, पढ़ने की इच्छा उनकी माँ से ही उत्पन्न हुई थी कि उनकी माँ ने ही उनके मन में क्या किया कि पढ़ाई के बारे में इतना लालसा भर दिया थे। उन्होंने कहा कि अपनी माँ को मानते हुए आगे की तरफ पढ़ाई वो करते रहे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ कि बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? स्टार्टिंग में। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट स्टार्टिंग में कौन सा सब्जेक्ट का प्रारंभ में अध्ययन? देखिए, अब पूरा इसलिए आपको नहीं लिखा जा रहा है, आपको देखिए कि यूनिक है। आप स्टैंडर्ड क्लास में तो स्टैंडर्ड लिखने की कोशिश करो, ये नहीं कि पूरा कथा इच्छा दे इनके बारे में कोई देखेगा तो समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। और रब में अध्ययन किए थे कौन से विषय? तो हमेशा याद रखिएगा संस्कृत वो स्टार्टिंग में पढ़े थे, यानी कि संस्कृत भाषा का अध्ययन उन्होंने किया था, याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि इनका बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म, ठीक, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था आपका बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके पिताजी जो थे क्या थे? एक प्रकार के व्यापारी थे, मतलब बिजनेसमैन थे। ठीक, उनके मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने डाला था? तो उनकी माँ ने डाला था, क्योंकि उन्हीं के माँ की वजह से क्या हुआ था कि उनको पढ़ाई में मन लगा। ठीक है, और जब भी वो पढ़ाई करने बैठे, पहली बार कोई सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा था तो सबसे पहले वो क्या किए थे कि संस्कृत भाषा को उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इतना काफी जो नोट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके बाद देखेंगे हम सभी कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो एंट्रेंस की परीक्षा कब और कहां से दिए थे, याद रखना। अब एंट्रेंस क्या होता है? देखिए, बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा यहाँ पे लिख देते हैं। एंट्रेंस की परीक्षा पहली बार कब और कहाँ दिए थे? ठीक है, तो एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में, थोड़ा इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक, प्रयाग के मिशन स्कूल से या में। ठीक, देखिए, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। कोई भी अगर कॉलेज में आदमी जाता है, ठीक, तो कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है,
जैसे कहने का मतलब कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी परीक्षा आपको एंट्रेंस के ही माध्यम से होती है। जैसे कि आपका कोई भी अगर पदाधिकारी बड़े पद जैसे कि IPS IAS की तैयारी भी आपको क्या होती है कि इसी के माध्यम से एंट्रेंस की परीक्षा से ही माध्यम से होती है। लेकिन अगर एंट्रेंस की परीक्षा अगर पास कर लिए तो बड़े बड़े क्या होते हैं कि बड़े बड़े कॉलेज आपको मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद है कि पहली बार बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किया था कि एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने दिया था। और कहाँ से दिए थे? तो प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश के अभी प्रयागराज में आप सभी बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी आपका क्या कुंभ मेला लगा था। ठीक है, प्रयागराज में। तो वहीं पर एक प्रयागराज के एक स्कूल है जिसका स्कूल का नाम था मिशन स्कूल। ठीक है, आज भी परमिट वहां पे मौजूद है। उस मिशन स्कूल में उन्होंने क्या किया था कि पहली बार आपको एंट्रेंस का एग्जाम उन्होंने दिया था पहली बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये था इनके बारे में जीवनी, और बाकी भी है। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है। देखिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था कि अपने एक जिस मिशन स्कूल में उन्होंने क्या किया कि एंट्रेंस के परीक्षा उन्होंने दिया था। ठीक, उसी मिशन स्कूल में उन्होंने क्या किया था कि आपका अध्यापन का कार्य करना शुरू किया था। कब? तो 1869 से 1875 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में उन्होंने क्या किया था कि एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे, उसी एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने क्या किया था कि पढ़ाना भी काम करना शुरू कर दिया, अध्यापन का भी काम उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको मासिक पत्रिका जिसका नाम है आपका हिंदी प्रदीप, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पत्रिका बहुत सारा निकला है, बहुत सारा होता है। एक होता है आपका देखिए मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, और एक होता है आपका वार्षिक पत्रिका। बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग क्या किया है कि पत्रिका निकालना शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे ठीक कि मासिक पत्रिका जिसका नाम था हिंदी पर। मासिक पत्रिका मतलब होता है कि वो महीना में आपका एक बार ही आता था। ठीक, और साप्ताहिक पत्रिका होता है कि जो सप्ताह में एक बार आता है, और वार्षिक पत्रिका मतलब होता है कि जो साल में एक बार आता है। ठीक है, उस समय क्या था कि पत्रिका ज्यादा निकलता है। अभी कैसे आपको क्षेत्रों में अखबार देखने को मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार आपको पत्रिका ज्यादा निकला हुआ करता था। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी भी क्या किए थे कि एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम था आपका हिंदी प्रदीप। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की ऐसी कौन सी पत्रिका है जो एक प्रकार की मासिक पत्रिका थी। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन एक मासिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित तो हिंदी प्रकाशित किया गया था। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आपको ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश करना है कि बालकृष्ण भट्ट की जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका है वो कब निकाले थे, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखना है, निकाले थे 1877 ईस्वी में। कब? तो 1877 ईस्वी में इनका जो हिंदी प्रदीप नामक है वो प्रकाशित हुआ था। तो हमेशा याद रखना है कि हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1877 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपका प्रकाशित हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये जो हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट जी ने किनकी प्रेरणा से निकाले थे, हमेशा याद रखना है। किनकी प्रेरणा से? प्रेरणा मतलब क्या होता है कि किनके आपको याद में कहे या किन्हीं के प्रेरणा से समझ लीजिए। प्रेरणा मतलब होता है कि किन्हीं के मतलब प्रचार से या किसी के सहायता से या किसी को देखते हुए। जैसे मान लीजिए गांव में किसी का नौकरी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका देखा देखी हम सभी भी क्या करते हैं कि तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो एक अचीवमेंट प्राप्त होता है, मतलब एक आपका उसके देखा देखी क्या होता है कि हम सभी को भी पढ़ने का जुनून पैदा होता है। ठीक उन्हीं के उसकी जैसा ही प्रेरणा उनको भी क्या हुआ था कि प्राप्त हुआ था, और उन्होंने क्या किया कि मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। ठीक है, तो किनकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा में उन्होंने क्या किया था कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उन्होंने क्या किया था कि निकालना शुरू किए थे। ठीक है, ये था इनके बारे में। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र
के बारे में आपको क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में नहीं समझ, बस इतना ही समझ कि उनके सबसे पहले हिंदी का विकास उन्होंने किया था। हिंदी को जनक इन्हीं को बोला जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का सबसे पहले किसी के युग के बारे में बताया जाएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से निकाल दिए थे, लेकिन एक सभा हुआ था। कौन सी सभा? तो उस सभा का नाम था हिंदी वर्धनी सभा। हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हुआ ये कि बालकृष्ण भट्ट जी एक हिंदी वर्धनी सभा हुआ। ठीक है, वर्धनी सभा मतलब देखिए कोई भी एक प्रकार का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का नाम था हिंदी वर्धनी सभा। उस हिंदी वर्धनी सभा की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने क्या किया कि मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में निकाला। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा अपने नोटबुक में इसको लिखते चलिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। कब प्रकाशित किया गया था? 1877 ईस्वी में। किनकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किस सभा की ओर से? तो हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। इतना सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको याद करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से तो उन्होंने कहा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाल, लेकिन कितने वर्षों तक यह मासिक पत्रिका निकालते रहे? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा लगभग 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था कि इस मासिक पत्रिका को लगातार निकालते रहे। ठीक है, हमेशा याद रखना कितने वर्षों तक? तो 33 वर्षों तक इस क्या किया कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका तो वो निकालते रहे। ठीक है, इसके बाद वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। चलिए इसको भी थोड़ा समझेंगे ध्यान से। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब और किसने किया था? ठीक है, देखिए वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा मतलब होता है कि वेदों के बारे में उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे वेदों के बारे में उन्होंने युक्तिपूर्ण समीक्षा किया था। मतलब बहुत सारे युक्तिपूर्ण मतलब होता है कि उचित बात उन्होंने क्या किया था कि बताने की कोशिश किया था वेदों के बारे में। ठीक है, कब? तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने ही क्या किया था कि निकालना शुरू किया। बालकृष्ण भट्ट याद रखना है। ठीक है, कि 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किया। मतलब समीक्षा मतलब क्या होता है? इंतजार कर रहे हैं कि वेदों के बारे में उन्होंने पूर्ण तरीके से बताने की कोशिश किया था। अब एक्स्ट्रा जो नॉलेज यहाँ पे समझिए, वेद कितने होते हैं बताइए? कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद हमेशा याद रखिए, वेद आपका 4 होता है। ठीक, पहला आपका होता है यजुर्वेद, ठीक, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का होता है कि सबसे पुराना आपका क्या होता है कि वेद होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको समझते चलिएगा अच्छी तरह से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आगे है, इनकी निधन के भी बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में निधन हम इसलिए नहीं आपको लिखवाते हैं कि कोई भी इंसान होता है कि वो जीवित रहता है तो उसी समय मर नहीं जाता है। ठीक है, मरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है, वो कोई आदमी जीवित रहता है तो जल्दी मर जाता है, कोई ज़्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके गुणों के बारे में बताएंगे, इसके बाद आपको लास्ट में आपको निधन के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निधन मतलब समझ में करते हैं उनका मृत्यु कब हुआ था। तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, 1914 ईस्वी को याद रखना है कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका क्या हो गया था कि निधन हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका संयोगिता सरोवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एक आपका हिंदी प्रदीप बताए थे वो। ठीक है, संयोगिता सरोवर, संयोगिता स्वयंवर
संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे। क्वेश्चन पूछे संयोगिता स्वयंवर नामक आपका किनके द्वारा रचित है, यानी किनकी रचना है। ठीक है, तो देखिए अब फटाक दिया बादशाह कभी से पूछते कि सर ये तो लाल आपको बालकृष्ण भट्ट के बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़, लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा और एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। हमेशा याद रखना है कि संयुक्ता स्वयंवर की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। ठीक है, देखिए संयोगिता स्वयंवर याद रखना है, क्योंकि हम सभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमेशा बच्चा का दिमाग रहता है कि फर्स्ट चैप्टर के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, लेकिन ये संयुक्ता स्वयंवर की रचना बालकृष्ण भट्ट ने न किया था, बल्कि लाला श्रीनिवास दास जी ने किया था, याद रखना है। ठीक है, और इसी की संयुक्ता स्वयंवर की उन्होंने क्या किया था कि कठोर आलोचना किया था, याद रखना है। ठीक है, किसने आलोचना किया था, कठोर आलोचना, तो बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि उनके बारे में उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे आलोचना, यानी कि इसमें कमी खली बली, ठीक है, यानी कि कमियों के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया था। किसने कठोर आलोचना किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था कि आपको संयोगिता स्वयंवर के उन्होंने क्या किया था कि आपको कठोर आलोचना किया था। कब किए थे, तो 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है कि कठोर आलोचना संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कब किया था, तो 1886 ईस्वी में किया था। संयुक्ता स्वयं की रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी की है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट अपने जीवन के अंतिम दिन में कौन सी किताब का आपका शुरू किया था। देखिए जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में, यानी कि जब वो मरने के कगार पर थे, ठीक है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने के कगार पर थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि एक रचना किया था। ठीक, अंतिम दिनों में कौन सी रचना थी, ठीक है, संपादन में उनका नाम था हिंदी शब्दकोश। ठीक, हिंदी शब्दकोश। उन्होंने क्या किया कि रचना करना चाहा, ठीक, लेकिन ये हो नहीं पाया। किनकी प्रेरणा के साथ काम कर रहे थे हिंदी शब्दकोश, उन्होंने कोशिश किया कि श्याम सुंदर दास द्वारा उन्होंने आमंत्रित किया। ठीक है, श्याम सुंदर दास। देखिए थोड़ा ध्यान समझेगी, हम जानते कि आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए जीवन के अंतिम दिनों में जब थे बालकृष्ण भट्ट जी, तो उन्होंने सोचा कि एक और हम क्या करते हैं कि एक रचना करते हैं। ठीक है, वो भी किनके प्रयासों से, तो श्याम सुंदर दास के प्रयासों से। क्यों, क्योंकि ये भी काफी उस समय प्रचलित आपको क्या था कि लेखक हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों क्या करते हैं, हम तो क्या है कि मरने के कगार पर आ गए। ठीक, हम क्या है कि मरने के कगार पर तो आ गए, तो क्यों नहीं हम और श्याम सुंदर दास जी मिलकर क्या करते हैं कि आपको रचना करते हैं। ठीक है, यानी कि एक आपको पत्र वगैरह या एक प्रकार का हम किसी किताब की रचना करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी शब्द को सोचा, ठीक है, लेकिन ये उनको आमंत्रित किया बालकृष्ण भट्ट जी ने श्याम सुंदर दास जी को, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको माना कर दिया, मतलब बोले कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कोई भी आदमी क्या करता है, किसी भी काम करने के लिए ऑफर देता है किसी चीज का, तो समझिए कि बालकृष्ण भट्ट जी भी क्या किए थे कि श्याम सुंदर दास जी को ऑफर दिए थे, वो भी हिंदी शब्दकोश नामक एक प्रकार की आपको पत्र लिखने का। ठीक है, यानी कि किताब लिखने का, रचना करने का, लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया था कि उनके बातों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये था आप सभी के बारे में आपका जानकारी। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, अभी सब्र कीजिए, अभी बहुत आपको सफर करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट डे है आपका। ठीक है, फर्स्ट डे के बारे में आपको इतना बताया गया, कल इसके आगे भी और आपको धमाकेदार तरीके से आपको इनके बारे में बताया जाएगा कि उनकी कौन कौन सी रचना है, क्योंकि रचना से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो इसको कल के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ते रहे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी दोस्त अगर
कहीं दूसरे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलिए एक बार आपका ऑफलाइन बैच से भी माध्यम से जुड़ने के लिए एसएन कोचिंग सेंटर यानी कि एसएन कोचिंग, ठीक है, जो हमारा पता है हरदास चक सरकारी डुमरी स्कूल के पास, ठीक है, वहीं पर हमारा कोचिंग संस्था है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से क्लास होता है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास भी होता है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जितना जल्दी जुड़ना सकते हैं वो जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं सोनू सर तहे दिल से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।